नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ हैं मृत्युंजय। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जी, जी, मैं ठीक हूँ और आपको मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, हमारे सारे दर्शक भी हमारे प्रोग्राम्स एन्जॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो मृत्युंजय, इंटरेस्टिंग दिन है। जो थर्ड फेज का इलेक्शन है कश्मीर का, वो फाइनली ओवर हो गया है और काफी इंटरेस्टिंग रहा। अगर मैं बात करूं, ये जो पिछले 3 चरणों में जो इलेक्शंस हुए हैं जम्मू और कश्मीर में, काफी भारी मात्रा में लोगों ने आकर जो है यहाँ पर जो है वोटिंग करी है। लेकिन अब ये जो है, अब कवायद ये शुरू हो गई है कि भाई अब 8 अक्टूबर को जो है रिजल्ट्स आएंगे और तब पता चलेगा कि इलेक्शंस में जीत किसको मिली है। हालांकि सभी पार्टियां जो है अपनी जीत का दावा जरूर करती हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो। एनसी और कांग्रेस तो इस बार कोएलिशन में जो है लड़ रही है, और बीजेपी। तो अब जो है, अगर हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव में देखें, अगर 2014 की बात करें, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले की अगर हम बात करें तो 2014 में वहां पर इलेक्शंस हुए और पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर जो है वहां पर सरकार चलाई। हालांकि 5 साल तक वो सरकार नहीं टिक पाई, उससे पहले ही जो है सरकार जो है बर्खास्त कर दी गई और उसके बाद जो है वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। लेकिन जब से आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन हुआ है, तब से सुप्रीम कोर्ट का जो है ये एक रूलिंग आया था, जिसने इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दिया था कि आप जल्द से जल्द जो है वहां पर इलेक्शंस करवाएं जम्मू और कश्मीर में। और उसी के चलते जो है बहुत जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी हुए। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी स्केप्टिकल थी कि भाई क्या इस समय ऐसे हालात भी हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाए जाएं, क्योंकि लगातार जो है जम्मू के एरिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी। भारी मात्रा में जो है इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, लेकिन उसमें भी एक सवाल उठ रहा था कि क्या ये एक आइडियल टाइम है कश्मीर में और जम्मू में इलेक्शंस करवाने का। लेकिन बहरहाल अच्छी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से जो है इलेक्शंस संपन्न हो गए हैं। आपको अब क्या लगता है, अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखें, कि कौन सी पार्टी जो है क्या जम्मू क्या कश्मीर, कौन सी पार्टी जो है ज्यादा जो है वोटर्स के दिल में छाई है, खासकर आर्टिकल 370 के हटने के बाद से? हमने वीडियोस काफी देखी हैं ऑनलाइन जिसमें एक मेजर डिवाइड नजर आ रहा है, अगर मैं कश्मीर की बात करूं और जम्मू की बात करूं। लेकिन हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता कि किन सर्कमस्टेंसेस में और किस तरीके से जो है वो वीडियोस बनी हैं और उनका क्या मोटिव है, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जम्मू और कश्मीर में वोटर डिवाइड जरूर है। आपको क्या लगता है कि क्या यहां पर जो है एनसी और कांग्रेस की जो मिलीजुली जो एक कोएलिशन है, क्या वो बाजी मार लेगी इस बारी, या फिर बीजेपी जो है आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन का उसको फायदा क्या कश्मीर घाटी में मिलेगा? देखिए, कश्मीर घाटी में एब्रोगेशन का फायदा क्या मिलेगा, बीजेपी के खिलाफ जो सबसे बड़ा सेंटिमेंट है वो तो यही है कि वहां 370 को एब्रोगेट कर दिया गया है बीजेपी की केंद्र की सरकार के द्वारा। तो हम देख रहे हैं कि कश्मीर वैली में बहुत ही एक मजबूत एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है। हालांकि ये सेंटिमेंट फिर भी होता अगर बीजेपी ने 370 एब्रोगेट नहीं करके भी वहां पर चुनाव लड़ा होता, किसी भी तरह के चुनाव। जी जी मृत्युंजय। हम्म, तो अगर बीजेपी ने वहां पर चुनाव नहीं लड़ा होता, अगर बीजेपी ने वहां पर 370 को एब्रोगेट नहीं भी किया होता, तो भी कश्मीर वैली से बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं मिलना था, क्योंकि बीजेपी को लेकर के वहां पर जो फोर्सेस, देखिए कश्मीर की जो जनता है वो काफी रेडिकलाइज है और इसकी वजह से उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है कि बीजेपी की जो सरकार है वह एक शुद्ध राष्ट्रवादी सरकार है और इनको राष्ट्रवादी शक्तियों से ही सबसे ज्यादा परहेज है। क्योंकि आप देखेंगे कि वहां पर वो बार बार वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वहां की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग कश्मीर वैली में
वो राष्ट्रवाद के बजाय स्वायत्तता, ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता और ऑटोनॉमी की बात करती है। जी और इसी की वजह से उनको वहां के जो स्थानीय दल हैं वो उनका इसका फायदा भी उठाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनके सेंटिमेंट को भड़काते रहते हैं कि भारत सरकार उनकी ऑटोनॉमी को, उनकी जो विशिष्ट पहचान है उसको समाप्त करने का मंसूबा रखती है। और इसी वजह से हमेशा ऐसी शक्तियों के खिलाफ, जो शक्तियां राष्ट्रवादी हैं, उनके खिलाफ वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट हमेशा देखने में आता रहा है कश्मीर वैली में। जी रही बात कि वहां चुनाव कौन जीतेगा, से ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं वो पहले तो संपन्न हो और उसमें हिंसा होती है या नहीं होती, और वोटिंग परसेंटेज कितना होता है। जी तो देखिए अभी भी कश्मीर वैली में क्या है कि टोटल अगर हम सीटों की बात करें तो 47 सीट्स हैं, और जबकि इधर जम्मू का जो जम्मू डिवीजन है, तो जम्मू डिवीजन में टोटल 43 सीट्स हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने वहां की जम्मू डिवीजन की काफी सारी सीटों पर सफलता हासिल की थी, और जम्मू डिवीजन में बीजेपी को लगभग 30 के करीब 25 सीटें वहां पर बीजेपी को मिली थी, जी और पीडीपी को कश्मीर वैली में 28 सीटें मिली थी। जी तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बीजेपी है उसको फायदा होगा 370 के एब्रोगेशन का, तो वो भी होगा जम्मू में। और पिछली दफा बीजेपी का जो वोट शेयर था वो लगभग वही 22% के आसपास रहा है, तो इस बार उसका वोट पोल परसेंट बढ़ेगा और सीटें भी उसकी बहुत बढ़ेंगी। लेकिन लेकिन बीजेपी को किसी भी सूरत में इतनी सीटें नहीं मिल सकती कि वो वहां पर राज्य में सरकार बना सके खुद की। हाँ, ये जरूर होगा कि जिस फॉर्मूले पर 2014 में सरकार बनी थी, जब बीजेपी और पीडीपी ये एक मजबूरी के गठबंधन में साथ आए थे, हालांकि सरकार ठीक ठाक ही चल रही थी और कई मसलों पे उनके जो मतभेद होते थे उसको बड़ा ही एमिकेबली दोनों पार्टियां मेजॉरिटी दिखाते हुए उसको रिजॉल्व कर लेती थी। लेकिन फिर भी जो कश्मीर का जो सेंटिमेंट है, जो वहां की आबो हवा का रुख है, उसकी वजह से अंततः ये दोनों दो अलग गुटों ध्रुव की पार्टियां रही हैं। जी बिल्कुल। एक तरफ पीडीपी जो है उसका जो सेंटिमेंट है वो पाकिस्तान के तरफ ही उसका रुझान होता है, उसकी सिंपैथी सेपरेटिस्ट के प्रति भी होती है, और उसकी जो उसका जो एक तरह से कहें एंटी सेंटिमेंट होता है वो सेंटर के खिलाफ भी होता है। तो ये सभी बातों के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि एक बेमेल गठबंधन बना था 2014 में, जिसमें कि पीडीपी और बीजेपी साथ आकर के सरकार चला रहे थे, लेकिन सरकार अच्छे खासे समय तक चली थी। और इस सरकार के चलने की बदौलत वहां पर एक अच्छी शुरुआतें भी वहां पर हुई थी, और उससे भी ज्यादा इस समय माहौल बेहतर हुआ है 370 के एब्रोगेशन के बाद। तो देखिए 370 के एब्रोगेशन के बैकड्रॉप में जो अभी अगर 370 के एब्रोगेशन के बाद वहां पर कश्मीर में हमें देखना होगा कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है। फिर से वही हालात आपको पैदा होने जा रहे हैं। अभी देखिए 40 सीटों पर चुनाव है और शुक्र है कि 16 सीट ही है कश्मीर वैली में। तो कश्मीर वैली में वो 16 सीटें जो है उस पर बड़ा ही तेज ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि अभी जो लेबनान में जो घटनाएं घटी हैं और हिजबुल्लाह का कमांडर जो नसरल्ला मारा गया है, उसको लेकर के कश्मीर वैली के लोगों के अंदर एक मातमी माहौल है। उसकी वजह से वे लोग, उन लोगों के वोटिंग पैटर्न पे इसका असर होगा जरूर, लेकिन अल्टीमेटली जो उनके खिलाफ जो सामने जो पार्टी दिखाई देती है वो तो बीजेपी है, और बीजेपी को वहां पर ऐसे भी कुछ नहीं मिलना, वैसे भी कुछ नहीं मिलना। तो वहां पर मुझे जो लग रहा है कि अभी जो सरकार बनेगी उसमें बीजेपी स्वीप करेगी आपको जम्मू डिवीजन में, और जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपर हैंड जरूर होगा कश्मीर वैली में। कुछ सीटें जरूर आएंगी, ये आपको पीडीपी को भी सीटें आनी है, बीजेपी को कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है। ये बिल्कुल तय सी बात है कि बीजेपी को वहां पर कोई सीट नहीं मिलने जा रही है। लेकिन हाँ, जहां तक सवाल है, कई सारे क्षेत्रीय दल हैं
जैसे सज्जाद लोन की पार्टी है, पुराने सेपरेटिस्ट हैं, उनमें से कई लोग चुनाव के मैदान में उतरे हैं। अभी माहौल काफी ज्यादा एक फेवरेबल बना हुआ है वहां पर। अगर जो लोग चुनाव लड़ते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए एक काफी फेवरेबल माहौल बन चुका है इस समय। मृत्युंजय, आपने जो सज्जाद लोन की बात जो यहाँ पर उठाई, उसी पर मैं जो है इंजीनियर राशिद का भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। और उन्होंने जो है एक तरीके से वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को खूब जो है अटैक किया है। और क्या है, जो कांग्रेस के साथ उनका कोएलिशन है उसको भी वहां पर जो है इंजीनियर राशिद ने अटैक किया है। तो एक जो मेन पॉइंटर जो है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, 900 से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इस बार इस असेंबली इलेक्शंस में खड़े हुए हैं। तो वो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये जो 900 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, अगर इनमें से अगर हम ये मान लें कि कुछ हद तक जो है कोई कुछ कैंडिडेट जो है वहां पर जीते हैं, तो वो भी क्या एक की फैक्टर बन सकते हैं कि किसकी सरकार बन सकती है जम्मू और कश्मीर में? देखिए, वहां पर अगर इंडिपेंडेंस भी चुनाव जीतते हैं और बीजेपी अगर फर्ज कीजिए कि अगर जम्मू डिवीजन को स्वीप कर जाती है, वहां की 43 में से अगर बीजेपी 40 सीटें भी अगर लेकर के आती हैं, तो बची हुई 5 या 6 सीटों के लिए बीजेपी को नाको चने चबाने होंगे, क्योंकि वहां के जो इंडिपेंडेंट्स होंगे वे भी एकदम से बहुत ही टफ बार्गेनर्स होंगे, साबित होंगे बीजेपी के लिए, और उनके साथ एक अलायंस फॉर्ज कर पाना ज्यादा मुश्किल होगा। तो मुझे जो सूरत हाल बनती दिख रही है, या तो बीजेपी फिर से पीडीपी के साथ कोई एक्सप्लोर करेगी संभावना, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं बनता। हाँ, ये जरूर है कि देश में ये बात निकलेगी कि लौट के बुद्धू घर को आए, या जो भी कुछ कहा जाएगा कि एक बार पुराने रिश्ते नहीं संभाल सके ये दोनों, फिर से वापस आ रहे हैं। तो अगर ये डिपेंड तो करता है कि किसको कितनी सीटें आती हैं कश्मीर वैली से एनसी और पीडीपी में। और अगर पीडीपी की हालत बहुत ही खराब रहती है, पीडीपी किसी भी सूरत में एकदम से उसका सुपड़ा साफ हो जाता है, तो वैसे में बीजेपी एनसी के साथ भी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार चलाने और सरकार बनाने और चलाने की संभावना पर विचार कर सकती है। क्योंकि ऐसा पास्ट में हो चुका है, जब फरूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला एक यंग मिनिस्टर के तौर पे, एमओएस के तौर पे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कई दूसरे मंत्रालयों में मंत्री रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला। तो इस वजह, और राज्य में भी बीजेपी ने पावर शेयर किया हुआ है पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और फारूक अब्दुल्ला एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ की समझौता करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और देखिए, राज्य सरकार में अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है और इतने वर्षों के बाद उसे राज्य की सत्ता हाथ लगती है, तो चाहे बीजेपी के सौजन्य से ही वो हाथ लगे, वैसी सूरत में वो व्यक्ति जरूर चाहेगा कि उसको सरकार चलाने में सहूलियत हो, तो वो बीजेपी के साथ जाकर के और सरकार बनाने की कोशिश करेगा। अगर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी होती है तो, क्योंकि केंद्र से अगर सहयोग मिला तो एक डबल इंजन की सरकार बनेगी, और इसके अपने फायदे होते हैं रूलिंग पार्टीज को भी, और स्टेट के जो लोग हैं, स्टेट को और स्टेट की जो आवाम है, जनता है, उसको भी इसके अपने फायदे मिलते हैं। तो ऐसा है कि ये तय मानकर जानिए कि जो सरकार बनेगी, कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, और उसमें बीजेपी पार्टिसिपेट जरूर करेगी। तो आपका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट बीजेपी जो है वो वहां पर कोएलिशन में जो है सरकार जरूर बनाएगी। लेकिन अब फिर सवाल वही यहाँ पर फिर वही आ जाता है मृत्युंजय, जिस तरीके से आपने अभी कुछ देर पहले भी बोला कि हालांकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार जरूर बनाई 2014 में, लेकिन जो है वो ज्यादा दिन चली नहीं। हालांकि मतभेद जरूर रहे उन दोनों ही पार्टीज के बीच में। तो क्या यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि शायद एनसी और पीडीपी मिलकर जो है अगर उनके पास नंबर्स आ जाते हैं, तो वो दोनों मिलकर जो है पार्टीज जो है, क्योंकि कांग्रेस भी है वहां पर, तो कांग्रेस और एनसी का कोलिशन है, और पीडीपी, ये तीनों पार्टी मिलकर जो है वहां पर सरकार बना ले? इतनी नहीं आने जा रही किसी भी पार्टी को कि वहां कश्मीर वैली की कोई दो धड़े आपस में, जैसे देखिए, एक तो संभावना ये है कि अगर पीडीपी और ये एनसी, ये दोनों मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ आने के चांसेस नहीं के बराबर हैं,
क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की धूल विरोधी पार्टियां हैं और इनको ये पता है कि अगर इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया तो जो जूनियर पार्टनर होगा उसका जो वोट बैंक होगा या उसका जो जनाधार है उसको सीनियर पार्टनर खा जाएगा, वो उसके पक्ष में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे का विरोध करना ज्यादा पसंद करेंगी, न कि एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाना, क्योंकि जी उसमें जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा होगा। तो जी इसलिए ये दोनों पार्टियां आएंगी नहीं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 370 के एब्रोगेशन के बाद और साथ तो जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, अब पिछली दफा उनको 2014 में टोटल 12 के करीब सीटें मिली थी, जी जिसमें कि जम्मू में उनको ज्यादा सीटें मिली थी। जी और इस बार वो कह रहे हैं कि फिर से 370 को वापस लौटा कर लाएंगे, तो उनके जनाधार में भारी कटौती होने जा रही है और जम्मू डिवीजन में। और रह गई बात कश्मीर की, तो कश्मीर वैली में आप जान लीजिए कि कांग्रेस के लिए कोई खास संभावना नहीं है, क्योंकि एक तो भारी तादाद में निर्दलीय हैं, ऊपर से नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी अपनी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडरशिप। और मेरे ख्याल वैसी से जी सूरत जी में मृत्युंजय, अगर आपने जो ये पॉइंट जो छेड़ा वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर बात करें रन अप टू द इलेक्शंस की, तो वहां पर पहले तो ये कयास लगाए जा रहे थे, मतलब कयास क्या, बोला ही जा चुका था कि भाई फारूक अब्दुल्ला जो है वो स्टेट में जो है देखेंगे कि किस तरीके से जो है वहां पर इलेक्शंस जो है एनसी लड़ेगी, और अगर एनसी वहां पर आती है और जब जो है उनको जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा, तब जो है उमर अब्दुल्ला जो है बागडोर संभालेंगे। लेकिन उसी के बीच में जो है उमर अब्दुल्ला का जो है नाम आ गया, और वो जो टिकट वितरण था उसमें भी उमर अब्दुल्ला का नाम आ गया, और एक नहीं दो सीट से जो है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो है इलेक्शन जो है लड़ रहे हैं। तो ये भी क्या एक स्ट्रैटेजी है कि वहां पर लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि उमर अब्दुल्ला जो बहुत बड़े नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके मिस आउट होने की वजह से शायद वहां पर जो है जो वोट्स उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहे थे वो कटने की कोशिश कट सकते थे, इसीलिए उमर अब्दुल्ला वापस आए फ्रेम में लड़ने के लिए असेंबली इलेक्शंस में। देखिए अभी क्या है कि उमर अब्दुल्ला जो थे पिछला चुनाव हार गए थे जी और पिछले चुनाव में लोकसभा का चुनाव हारे थे जी, और और लोकसभा का चुनाव हारने इंजीनियर राशिद ने हराया था उनको, हरा दिया था। जी तो इसकी वजह से कश्मीर वैली में उनकी बहुत किरकिरी हुई होगी, इससे इनकार हम नहीं कर सकते। और एक बार जब आपकी किरकिरी हो जाती है तो ये सब बड़े ही सोफिस्टिकेटेड लीडर हैं, ये कोई ऐसे जुझारू नेता नहीं है कि चलो एक बार रगड़ दिए गए तो दोबारा फिर से धूल झाड़ के खड़े हो जाएं, इस तरह के नहीं है। इनका इनका ईगो बहुत बहुत बड़ा है, जी 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 इनका ईगो बहुत ही बड़ा है। तो ऐसी सूरत में वहां पर क्या था कि इन्होंने तय किया था कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जैसे से नजदीक आए चुनाव तो पार्टी के अंदर इस बात की मांग जरूर उठी होगी कि पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं अगर वही चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इससे जनता में क्या मैसेज जाएगा, जी क्योंकि कश्मीर वैली में पीडीपी भी है और देखिए विकल्पों की कोई कमी नहीं। जी हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला के हारने के बाद भी वहां पर 2 या 3 के करीब सीटें जीत पाई है। जी तो लोकसभा की जहां तक बात है जी 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 तो दो सीटें, तो 2 सीटें अगर उमर अब्दुल्ला की पार्टी वहां पर जीती है तो इसका मतलब है कि उनकी स्थिति अभी भी ऐसा नहीं कि उनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है और अभी भी उनकी स्थिति ठीक रहने वाली है चुनाव में। लेकिन इतनी सीटें उनको नहीं मिलने जा रही कि वे और कांग्रेस दोनों मिल करके सरकार बना ले, जी क्योंकि एक तो कि वोट भी ट्रांसफर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसके चांसेस नहीं है, और जो जम्मू से कांग्रेस को जो सीटें मिल जाती थी वे सीटें भी अब नहीं मिलेंगी। इसलिए नहीं मिलेंगी बिकॉज जम्मू की जो जनता है, जनता का तमाम वर्ग चाहता है क्या कि 370 वहां पर बरकरार रहे, जी 370 का एब्रोगेशन जारी रहे, जी 370 फिर से वापस नहीं लौटे। जी और जी कांग्रेस के एजेंडे में है कि 370 वापस लौटा कर लाएंगे। तो ऐसी सूरत में तो मुझे साफ तौर पे यही दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी का सहयोग लेना पड़ेगा, चाहे जो भी पार्टी सरकार बनाए। और अगर बीजेपी सीनियर पार्टनर के तौर पे उभर के आती है, यानी अगर मान लीजिए 43 में से बीजेपी 40-42 तक अगर सीटें निकाल लेती है जी तो फिर इसके बाद
कश्मीर वैली की पार्टियों को बीजेपी को सीनियर पार्टनर मान करके ही आना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि बीजेपी लीडरशिप कैसे बार्गेन कर पाती है उन पार्टियों से, लेकिन बीजेपी को सीनियर पार्टनर के तौर पे या फिर चीफ मिनिस्टर का जो ये लीडरशिप को शेयर करना होगा 2.5 साल के फॉर्मूले पर, तो ये भी करने की सूरत आ सकती है। तो इन बातों को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है उसके नतीजे में चाहे जिसको जितनी भी सीटें आए, लेकिन इसका जो एक लबो-लुआब है वो यही है कि कश्मीर वैली में बीजेपी का कोई खास प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, इसकी प्रबल संभावना है। लेकिन ये जम्मू डिवीजन में बीजेपी का क्लीन शीट होगा, इसकी भी बहुत संभावना है, क्योंकि पहली दफा बहुत सारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये लोग चुनाव में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनको वहां पर वहां की एक तरह से कहें तो रहवासी का एक पहचान मिल गया है। वह उनके बच्चों के लिए शिक्षा का रास्ता, सरकारी नौकरी में हिस्सा लेने का रास्ता, तो कई सारे इनके लिए नए नए रास्ते खुल चुके हैं। तो ऐसी सूरत में एक अच्छा माहौल है बीजेपी के पक्ष में जम्मू में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी वहां पर 43 में से तकरीबन 40 के करीब सीटें उसे मिलनी चाहिए। हालांकि ये तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन ऐसी मुझे संभावना दिखाई देती है कि अगर ज्यादा गलती ना हो, अब हो सकता है बीजेपी ने इलेक्शन में बहुत अच्छे से कैंपेन ना किया हो, जनता तक सही से अगर रीच आउट नहीं किया हो, तो फिर नतीजे बदल जाते हैं, जैसा कि बार बार बंगाल में ऐसा होते हमने देखा, या पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ कि बीजेपी ने हर मोर्चे पर काम तो अच्छा किया प्रशासन के क्षेत्र में, लेकिन जनता तक अच्छे से अपनी पहुंच नहीं बना पाने के कारण बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा और बंगाल में भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ रही है, किस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर, इन बातों को देखना पड़ेगा। उन नेताओं की छवि जनता के बीच कैसी है, लेकिन मोटे तौर पे तो यही दिखाई देता है कि 370 के हटने के बाद जम्मू रीजन में बीजेपी को अच्छी खासी सफलता मिलेगी। और अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आती है, तो हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि जम्मू और कश्मीर में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बने, और ये अपने आप में एक बड़ा ही क्रांतिकारी प्रभाव होगा। लेकिन वहां पर बीजेपी भी शासन करेगी, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव तुरंत फुरत आ जाना ये मुझे मुमकिन नहीं दिखाई देता। जी बिल्कुल मृत्युंजय, जी मृत्युंजय, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस जम्मू में अच्छा रहता है तो फिर डेफिनेटली एक कोएलिशन गवर्नमेंट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये अब तो वो अक्टूबर 8 को ही पता चलेगा कि जब ईवीएम्स खुलेंगे और जब वोट की काउंटिंग होगी या पोस्टल वोट्स की काउंटिंग होगी, तो तभी जाके पता चलेगा कि भाई ऊंट किस करवट जो है यहाँ पर बैठेगा। लेकिन हाँ, लेकिन देखिए एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जो कश्मीर वैली जो है, इसका जो रिजल्ट है बहुत ही फ्रैक्चर्ड होगा। कश्मीर वैली का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा फ्रैक्चर्ड होने की मेरे ख्याल से वो उसका रीजन आई थिंक मृत्युंजय ये भी है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं कश्मीर वैली में। एक तो एनसी है, पीडीपी है, फिर कांग्रेस भी फ्रे में है, उसके साथ साथ फिर इंडिपेंडेंट भी है, और जो सेपरेटिस्ट जो माहौल है उसका भी जो है मेरे को लगता है कि कहीं कहीं जो है वो भी कुछ इन्फ्लुएंस जरूर करेगा इन इलेक्शंस में। आपको ऐसा लगता है? या बिल्कुल। और जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, अब उनके प्रति ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया हो, तो उनकी भी छवि कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो इस वजह से हम ये नहीं मान सकते कि अगर बीजेपी को जम्मू डिवीजन में क्लीन स्वीप होने की संभावना है, तो इधर कश्मीर वैली में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी को क्लीन स्वीप मिलने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं होने जा रहा। वहां पर सीटें बहुत ज्यादा बटेंगी, और इस बटने के कारण उनमें से कश्मीर का कोई भी जो मेन स्ट्रीम पार्टी इस पोजीशन में नहीं होगा कि वह खुद से मिलकर के उतने सीट का अरेंजमेंट कर सके, जुगाड़ कर सके, जिससे कि वहां पर सरकार बन सके। और कई सारे निर्दलीय जो हैं, ये भी अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन को भुनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और अगर गाहे बगाए उनको 10 के करीब भी सीटें वहां मिल जाती हैं निर्दलियों को, या फिर जो छोटे दल है वहां पर जैसे सज्जाद लोन की पार्टी, तो 2 सीट 4 सीट, तो फिर वहां पर तो इनके लिए सरकार बनाना एकदम से नामुमकिन हो जाएगा।
जी, जो मेन स्ट्रीम जो पार्टियां हैं कश्मीर नेशनल वैली कॉन्फ्रेंस की। पीडीपी जैसी जो पार्टियां हैं जी उनके जी। लिए थोड़ा हाँ, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इन पार्टियों की छवि जो है वो डबल स्टैंडर्ड वाली पार्टियों की छवि जरूर मानी जाती है। जी, और रही बिल्कुल। बात बीजेपी की, तो बीजेपी हालांकि उसने कश्मीर वैली में बदलाव के लिए केंद्र की सरकार ने बेतहाशा कोशिशें की हैं, और यहाँ तक कि लोगों की जिंदगी में इतना बदलाव आया कि जो साहिला राशिद जो थी, जी, जो एक समय में जेएनयू की उपाध्यक्ष थी, वाइस प्रेसिडेंट, और वो कट्टर बीजेपी स्टैंड के लिए जानी जाती थी, जी। आज वो बीजेपी और केंद्र की सरकार की एंटी तारीफ कर बीजेपी रही है। स्टैंड, जी हाँ, लेकिन एंटी बीजेपी स्टैंड था उनका, जी हाँ। और वो एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज था। अगर मैं बात करूं शाइला रशीद का जो वो ग्रुप था, उसमें से अगर बात करें तो उमर खालिद तो इस समय जेल में है। कन्हैया कुमार जो है इस समय कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, पहले वो जो है मेरे ख्याल से सीपीआई के साथ थे। लेकिन शाइला रशीद का जो जो वो बयान आया था, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस किया था, तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। और वो दिखाता है, तो आपने बिल्कुल बात सही कही मृत्युंजय, कि कहीं ना जी कहीं शायद वैली में कुछ एक परसेंटेज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासकर बीजेपी के काम से खुश तो है, लेकिन क्या वो, देखिए, जी, कि वो क्या एक वो इस्लामिक इलेक्शन समाज है। में, देखिए, क्या वो उसमें कन्वर्ट हो पाएगा, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो नहीं, पाएगा, ये एक बड़ा बिल्कुल नहीं, सवाल होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि देखिए वहां का जो समाज है वो मैं एक स्पष्ट तौर पे बता दूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, जी, तो जी, मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं आपको कि कश्मीर की जो आवाम है, जो जनता है, वो मूलतया कुरान और हदीस और वहाँ के जो उनका उनको जो कंट्रोल करने वाला जो मुल्ला वर्ग है, तो इनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। जी, और ये लोग वहां पर जो नैरेटिव सेट करते हैं केंद्र के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए, वो बहुत मायने रखता है। वो कुछ इसी तरह मायने रखता है कि बीजेपी उनके मुंह में अगर समझिए कि दाने डाल रही है, कि उनका पेट भरने के लिए तमाम तरह के तशद्दुद का सामना करके भी उनके जीवन में एक बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है, तो जी, उनके बीजेपी के मुंह पे ये लोग उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। क्योंकि जी, ये देखकर बड़ा बहुत ही तकलीफ होती है कि अगर उनसे पूछा जाए कि क्या यहाँ बदलाव आया, तो हाँ जी बदलाव आया है, लेकिन क्या केंद्र सरकार ने किया है? तो हाँ, देखिए अब ये है कि पहले की तरह बच्चे नहीं मरते, माओ के कोख सूने नहीं होते, बच्चे अंधे नहीं होते, ये सब ठीक है, लेकिन मोदी ने तो पूरा कश्मीर ही बर्बाद कर दिया। अब ये जो सुनने को जो मिलता है ये वहां जो के लोगों से, विरोधाभास है, ये जो, जी, जी, जो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये जो, हाँ, ये जो विरोधाभास वहां के लोगों के मुंह से सुनने को, वोटर्स के मुंह से सुनने को मिलता है, जी। और कई लोग तो ये कहने के बाद भी कि हाँ जी, सो बदलाव तो बहुत हुआ है जी, बहुत बहुत कुछ बदल गया है जी, लेकिन उसी समय उनको याद आता है कि अच्छा अच्छा, हमें तो कोई दूसरा कमांडमेंट मिला हुआ है। जी, तो वैसी सूरत में फिर वो पलट के कहते हैं, लेकिन क्या बदलाव हुआ है? पूरा हाँ। का पूरा तो कश्मीर आपने बर्बाद कर दिया, हमारी पहचान छीन ली, हमारा झंडा हमसे छीन लिया, हमें बर्बाद करना चाहते वो हैं, जो हमें ये नैरेटिव, करना जो जो चाहते जो हैं। जो हाँ, जो नैरेटिव जिसकी आप बात कर रहे थे, वो जो वहां का जी, मुल्ला वो वर्ग याद जो आ है, जाता है उनको। जी, 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 वही जो उनको याद आ जाता है, बिल्कुल। लेकिन हाँ संजय, देखना तो अभी बाकी है कि भाई 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएंगे उसमें क्या जो है कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा, या फिर जिस तरीके से हम लोगों ने जो यहाँ पर आज डिस्कशन किया है कि भाई यहाँ पर की जम्मू वैली में, तो जम्मू में तो है, वहां पर बीजेपी अगर का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, लेकिन कश्मीर में जो है बीजेपी का कोई चांस नहीं है। वहां पर भी जो है एक फ्रैक्चर्ड जो है हमें मैंडेट देखने को मिलेगा, चाहे वो एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन तीनों पार्टी, और खासकर जो वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो कितना बड़ा जो है रोल प्ले करेंगे, वो भी देखने के लायक होगा। लेकिन बहरहाल आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई।